यूपीएससी 2024 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी सभी अपनी अपनी रणनीतियों के द्वारा अपनी तैयारी आरंभ कर चुके हैं। इन रणनीतियों में थोड़ा किन और चीज़ों का ध्यान रखें ताकि जो है ये धारदार बन सके और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सके, परिणाम उन्मुखी हो सके, उन्हीं चीज़ों को हम इसमें आज डिस्कस करना चाहेंगे। 2024 की सिविल सर्विस परीक्षा जो 26 मई 2024 को आयोजित होनी है और लगभग 14 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इस परीक्षा को जिसको हम यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स या आईएएस प्रीलिम्स या सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, इस तरह से हम इसको नामों से जानते हैं। इस परीक्षा में हम क्या देखते हैं कि जब तक पूरी चीज़ों का आंकलन नहीं हो जाता, पाठ्यक्रम या सिलेबस की पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, टॉपिकों का निर्धारण नहीं हो जाता, स्कोर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तब तक इस परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी करना मुश्किल है। अर्थात किसी भी विषय की परीक्षा देने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस या पाठ्यक्रम की बारीक तहकीकात होनी चाहिए ताकि उसके हर पहलू को जांचा परखा जा सके और किस विषय पर, किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, कितनी गहराई से ध्यान देना है, वो चीज़ हम सिलेबस और पूर्व के पेपरों को ध्यान में रखकर निर्धारित कर सकते हैं। इस परीक्षा में हम क्या देखते हैं कि इसमें जो 2 पेपर हमारे पास होते हैं, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो 200 नंबरों का कुल ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 घंटे का समय मिलता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस पूरे पेपर में हम लगभग 7 सेक्शन देखते हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं और इन 7 सेक्शनों में जो है करंट अफेयर्स है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इन 7 टॉपिकों में कहाँ पर कितना जोर देना है या कितना ध्यान देना है या कितनी ज़्यादा महत्व देना है, ये हम पूर्व के पेपरों को ध्यान में रख करके निर्धारित कर सकते हैं। या फिर जो ट्रेंड होता है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछे जाने का, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। जबकि जो सी सेट है या फिर जिसको हम जनरल स्टडी पेपर 2 के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, उसके अंदर भी जो है 80 क्वेश्चन होने हैं, 2 ही घंटे का समय मिलना है और लगभग 200 नंबर उसके अंदर भी होते हैं। 200 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। हालांकि इस वाले पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है विद्यार्थियों को। 2014-15 से क्वालिफाइंग पेपर बन गया था और इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। अब अगर हम इसमें इन टॉपिकों के अलावा और चीज़ों पर बात करेंगे तो जो सेकंड पेपर है सी सेट का या जीएस पेपर 2 है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरह के क्वेश्चंस आने हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ डेटा इंटरप्रेशन रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो है जुड़ के आएंगे। इस पूरे पेपर का जो निचोड़ होता है, सार होता है, वो है टू एनालिसिस अ स्टूडेंट या टू चेक द एनालिटिकल पावर कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स। तो उस तरह की क्षमताओं का जो है यहाँ से आंकलन करते हैं इस पेपर में, इसीलिए इसे क्वालिफाइंग बनाया गया है। हम जब इसका प्रिपरेशन करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि कितनी कम से कम मार्क्स हासिल करना आवश्यक है ताकि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स को पास किया जा सके, क्योंकि इसमें 10 से 11 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं जो फॉर्म भरते हैं। हालांकि बैठने वालों की संख्या थोड़ा कम होती है उसमें और कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ अलग अलग जाता है और जर्नल का अलग जाता है। बट कुल मिला के जो है 43% से लेकर के 49% के बीच में इसका कट ऑफ रहता है
और वही चीज़ हमें ध्यान रखना होता है जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम कह सकते हैं कि जो जर्नल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो जो है लगभग 84 से लेकर के 88 मार्क्स हासिल करने होते हैं विद्यार्थियों को प्रीलिम्स में जो है क्वालिफाई करने के लिए। जबकि कैटेगरियों में थोड़ा कम हो जाता है, जैसे एससी वालों का है, इनका 65 से 70 के कट ऑफ में जो है सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। एसटी का जो है 60 से 65 में हो जाता है, ओबीसी का 80 से 84, और जो 2019 से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका भी कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, 77 से 82 के आसपास में जो है कट ऑफ रहता है। इस कट ऑफ को अगर हम ध्यान में रखें और तब हम प्लानिंग करें कि इस परीक्षा को हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा या एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ये कट ऑफ हासिल करना है या इस कट ऑफ से ऊपर जो है नंबर लेने हैं, तो उसके लिए हमें पूरे सिलेबस को एनालिसिस करना होता है। उस सिलेबस के अंदर से ये निर्धारित करना होता है कि टॉपिकों को हम कितनी रेंज में रखें, कितने सब्जेक्टों के अंदर उसको जो है बनाएं, और फिर उसमें से किसको ज़्यादा महत्व दें, किसको थोड़ा कम समय देकर भी हम उसको जो है तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाने का ही जो पैटर्न होता है यूपीएससी में, कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एक तरह के जो है स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जिसमें जो है इन्फॉर्मेशंस होती हैं अलग अलग, जबकि जो है बाकी परीक्षाओं में एक ही इन्फॉर्मेशन होती है या दो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इस परीक्षा में जो है एक ही तरह के टॉपिक में अलग अलग हिस्सों से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो है इसका परफेक्ट जानकारी क्या है। जैसे हम नदियों की बात करेंगे तो हम जो पीछे भी पूछा जा चुका है कि झेलम के ऊपर महानदी, नर्मदा और कृष्णा। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटी हो सकती हैं, कुछ डिससिमिलैरिटी हो सकती हैं, और कुछ यूनिक चीज़ें भी हो सकती हैं। हमें इन चारों को एक साथ पढ़ करके इन चारों के ऊपर के क्वेश्चंस को तैयार करना होता है, और ये एक तरह का एनालिटिकल अप्रोच हो गया है क्वेश्चन को पढ़ने, उसे सॉल्व करने और उसको जो है आगे समझने के लिए। इसी तरह से जैसे हम G20 की बात करते हैं कि अभी G20 सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है। अब अगर हमें G20 को तैयार करना है तो उसका एक सामान्य अप्रोच हुआ कि हमने G20 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ लिया या हमने G20 के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया। बट अगर हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे तो हम G20 के ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली क्या क्या हैं वो एक हिस्सा है, परंतु किस देश ने उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या क्या स्कीम्स और प्रोग्राम्स अपने यहाँ शुरू किए हैं। भारत के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि भारत ने G20 के जो एजेंडा हैं उन एजेंडा के हिसाब से क्या कोई चीज़ें हमने शुरू की हैं जो हमने अपनी पॉलिसी के हिस्से के अंदर रखी हों। क्या हमने जो है अभी जो है भारत सरकार ने जो है सूर्योदय योजना संचालित की है, तो उस योजना का क्या G20 के एजेंडा के साथ में कुछ जुड़ाव है या उसका ऑब्जेक्टिव उसके साथ में है। डेफिनेटली ये चीज़ें हमें इसके साथ में पढ़नी होती हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज एक टॉपिक का हो गया, प्लस उसके साथ में करंट के जो चीज़ें जुड़ चुकी हैं, और तीसरा पार्ट हम उसको एनालिसिस करके और निचोड़ उसका निकाल सकते हैं उसकी मेरिट और डिमेरिट्स के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इस एग्ज़ाम को थोड़ा और बारीक ढंग से जो है समझना चाहेंगे तो क्या चीज़ें हमें हेल्प करेंगी इसमें। हम इस पूरे एग्ज़ाम के सिलेबस को कुछ सब्जेक्ट्स में और कुछ टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, और उस ओवरव्यू से जो है हम क्वेश्चन के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि लगभग 15 सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम के अंदर कवर होते हैं, और इनको हम टोटल 350 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें जो है इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया। इन सारे एरिया को हम जो है कवर कर लें इस एग्ज़ाम्स के लिए, और हर एक एरिया में जो है उसके ट्रेडिशनल, करंट और
उसके दोनों के द्वारा जो उसमें निष्कर्ष निकलता है उन हिस्सों को जो है पढ़ लें। इसी प्रकार से जैसे हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, प्री इंडिपेंडेंस है, या मॉडर्न इंडिया है, इन चीज़ों को हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, साथ में जो है एथिक्स है, डेवलपमेंटल इशूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी शामिल है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं जो तथ्य आधारित होते हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और साथ में जो है सिक्योरिटी रिलेटेड, जो आज के समय का एक पॉपुलर टॉपिक है और पूरी दुनिया इस एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है। हर देश अपनी पॉलिसी इसके हिसाब से बना रहा है। भारत सरकार ने भी अपना अंतरिम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस बजट को पहले की तुलना में 8% के आसपास जो है और इंक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स जो है डोमिनेंट होते हैं कि किस चीज़ को ध्यान में रख के सरकारें योजना बना रही हैं, और उसी को चीज़ को टारगेट करके फिर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ भी हम इसके द्वारा जो है निर्धारित कर सकते हैं। साथ में जो है हम टॉपिक जो हैं उन टॉपिकों में एक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो आने ही आने हैं और मेंस में भी आते हैं, यानी 2 जगह से क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक को हम प्री कम मेंस के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो जो हम 350 टॉपिकों की बात कर रहे हैं उसमें से लगभग 250 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो प्री और मेंस दोनों जगह हमें मदद करेंगे। तो हम उनको उतनी प्रायोरिटी दे सकते हैं कि इन टॉपिकों का हम जो है इस ढंग से तैयार करें। बट बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं 100 के आसपास टॉपिक, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रीलिम्स में बेस्ड होंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो मेंस के। तो इन डिफरेंस के बेसिस पे हम इनकी डेप्थ समझ सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे कितना डीपली पढ़ना है, किस टॉपिक को हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी हो जाएगी कि किस तरह से ये प्रिपरेशन जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम गौर करें तो तब हम ये कह सकते हैं कि सारे जो टॉपिक हैं वो एक जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसमें प्रायोरिटी एंड प्रिविलेजेस जो है हमारे थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे। इस टोटल में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जिनको रिक्वायरमेंट होगी या बहुत बारीक से हमें उनका अवलोकन करना होगा, जिसमें हमें उनके फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल तीनों पार्टों को जो है पढ़ना होगा। तो टोटल 350 टॉपिकों में से 130 के आसपास टॉपिक ऐसे आ सकते हैं जो गहरी समझ वाले हमारे होने चाहिए। दूसरे वो टॉपिक हैं जो है इम्पोर्टेंट हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मीडियम डेप्थ की एक रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जो टाइम 24 आवर सभी के पास में है, उसमें से जितने भी हार्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से किस टॉपिक को कितना टाइम दे, ये यहाँ से डिसाइड हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सारे टॉपिक एक जैसे पढ़ लिए जाएंगे, जबकि परीक्षा के हिसाब से उन सब की वैल्यू एक नहीं है, यानी हम स्कोर के आसपास नहीं पहुंचेंगे जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो 170 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम मीडियम डेप्थ का मान सकते हैं, और बाकी जो 50 टॉपिक बच रहे हैं वो रिलीवेंट हैं, और एक तरह से हमें उनको एक जर्नल, एक ओवरव्यू हमें उसके ऊपर से रहना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जहां बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना है, कुछ को थोड़ा कम में और कुछ को नॉर्मल में हम देख सकते हैं। इस सब के साथ में जो अप्रोच होती है यूपीएससी की, वो ट्रेडिशनल प्लस करंट दोनों को जो है जोड़ देना, और तभी जो है रिलेवेंसी निर्धारित होती है किसी भी चीज़ की, कि जो चीज़ें हमारी प्राचीन हैं, परंपरागत हैं, उनको हम प्रेजेंट में किस तरह से लाते हैं और किस तरह से उनका बेनिफिट्स लेते हैं। तो इस तरह से जो है जो करंट अफेयर का रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन दोनों चीज़ों को, ट्रेडिशनल और करंट को जोड़ करके हम हॉलिस्टिक विजन किसी का निकाल सकते हैं। यानी एक हम कहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है और कुछ राज्य इसको ला भी रहे हैं, तो इसका आज से 75 साल पहले इसके कंसेप्ट था कि जो है आना चाहिए था, होना चाहिए है,
परंतु आज तक नहीं आया। बट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो उन्हीं चीज़ों को अगर हम इसके विजन को दिखाना चाहेंगे तो वो हम ट्रेडिशनल और करंट की रिक्वायरमेंट को जोड़ के निर्धारित कर सकते हैं। जब ये दोनों विजन हम जोड़ लें तो तब हम क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन है उस टॉपिक की क्या वैल्यू है, कितना महत्वपूर्ण है, वो निर्धारित हो सकता है। साथ में जो है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की हमारी और अच्छी हो जाएगी, जो एक बेहतर समझ होनी चाहिए, एक बेहतर उसके ऊपर हमारा जो है कमांड होना चाहिए, वो यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। और साथ में क्लैरिटी किसी भी एस्पेक्ट्स की स्पष्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर हम गौर करें तो हम प्रीलिम्स को ज़्यादा परफेक्ट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड जो है बना सकते हैं। और ये अप्रोच अपनानी भी चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सके और रिजल्ट को हासिल कर सके।